आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम। आज हम इस चैनल पर उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियम से संबंधित भिन्न बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जैसे यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी उसमें भी ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्पादन फ्रंटियर को प्रदर्शित नहीं करेगा? हमारे ऑप्शन है, पहला नई सामग्री की खोज जो विनिर्माण को अधिक कुशल बनाता है। दूसरा हमारा ऑप्शन है फर्मों द्वारा नवीन पूंजी का विक्रय। तीसरा ऑप्शन है बाजार की शर्तों में परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है उन्नत प्रौद्योगिकी की शुरुआत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार की शर्तों में परिवर्तन। उत्पादन फ्रंटियर में कुछ प्रमुख बातों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से सम्मिलित होता है नई सामग्री की खोज जो विनिर्माण को अधिक कुशल बनाता है। दूसरा, फर्मों द्वारा नवीन पूंजी का क्रय और तीसरा ऑप्शन है हमारा उन्नत प्रौद्योगिकी की शुरुआत। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पूछा गया था कि फ्रंटियर को परिवर्तित नहीं करेगा, तो व्यापार की शर्तों में परिवर्तन जो है वो फ्रंटियर को प्रभावित नहीं करेगा। हमारा दूसरा सवाल है, सजातीय उत्पादन फलन के साथ काम करने वाली फर्म के विस्तार पथ पर निम्नलिखित में से कौन सा समान बना रहता है? हमारे ऑप्शन है इनपुट अनुपात, दूसरा है आगतों का कीमत अनुपात, तीसरा है साधनों के बीच तकनीकी विस्थापन की दर और चौथा है मांग की आड़ी लोच। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ कूट दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा सम्मिलित होता है। पहला और दूसरा, दूसरा पहला या चौथा, तीसरा पहला दूसरा तीसरा और चौथा है हमारा पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा और तीसरा। यहाँ पर विस्तार पद फर्म के संतुलन के विभिन्न बिंदुओं का बिंदु पद है, जब वह अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने कुल व्यय में परिवर्तन करती है जबकि सापेक्ष कीमतें स्थिर रहती हैं। ठीक, जैसे हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं और एक सीधी रेखा खींचते हैं जो हमारे सप्लाई की रेखा होती है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको C1, C2, C3 और यहाँ पे L1, L2 और L3। यहाँ पे हम पूंजी को बता रहे हैं और यहाँ पे हम श्रम को बता रहे हैं। अब जब हम देखते हैं कि हम पूंजी की L1 मात्रा और श्रम की L1 मात्रा लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 उत्पादन हो रहा है। जब हम श्रमिक की L2 मात्रा और पूंजी की L2 मात्रा लेते हैं तो यहाँ पे 200 आ जाएगा हमारा। इसके बाद तीसरा आता है हमारा, जब हम श्रम की L3 मात्रा ले रहे हैं और यहाँ पे कैपिटल की C3 मात्रा ले रहे हैं, तब हम ये देखते हैं कि उत्पादन जो है वो हमारा 300 हो गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमें देखने में आ रही है कि सजातीय उत्पादन के साथ काम करने वाली फर्म के विस्तार पर हम जितना ज़्यादा इनपुट करते हैं, कीमतों का अनुपात और साधनों का अनुपात का आगम भी जो है वो उसी दर से होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सीमांत दर बनी रहती है। हमारा तीसरा सवाल है, कॉब डगलस उत्पादन फलन के अनुसार पैमाने के प्रतिफल होते हैं। हमारे ऑप्शन है, पहला बढ़ते हुए, दूसरा घटते हुए, तीसरा स्थिर और चौथा शून्य। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर। कॉब डगलस उत्पादन फलन की जो पैमाने के प्रतिफल हैं वो स्थिर रहते हैं। कॉब डगलस उत्पादन फलन प्रथम घात वाला समरूप फलन है। इस उत्पादन फलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है
कि राष्ट्रीय आय में श्रम तथा पूंजी साधनों के सापेक्षिक अंश सदैव स्थिर रहते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या कॉप डगलस उत्पादन फलन के गुण नहीं है। यहाँ पर हमें विभिन्न विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें बताना है कि कॉप डगलस उत्पादन फलन में क्या नहीं होता है। हमारे ऑप्शन है, पहला, कॉप डगलस उत्पादन फलन एक सजातीय उत्पादन फलन हो। दूसरा, उत्पादन की औसत व सीमांत उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करने वाली अधोमुखी ढलवा नहीं है। तीसरा है हमारा, कॉप डगलस उत्पादन फलन में श्रम पूंजी की सीमांत उत्पादकता पूंजी श्रम अनुपात का फलन है। और यहाँ पे चौथा है हमारा, कॉप डगलस उत्पादन फलन के सम उत्पादक वक्र धनात्मक रूप से ढलवा होते हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से जो है वो कौन से ऑप्शन नहीं है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा बी और डी और चौथा सी और डी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बी और डी जो है वो कॉप डगलस उत्पादन फलन के गुण नहीं हैं। कॉप डगलस उत्पादन फलन पाल डगलस और सी कॉप द्वारा अमेरिकी निर्माणकारी उद्योग के आनुभाविक अध्ययन पर आधारित है। यह रेखीय प्रथम कोटि का उत्पादन फलन है जो निर्माणकारी उद्योग के समस्त उत्पादन के लिए केवल 2 आगतों श्रम और पूंजी को लेता है। कॉप डगलस उत्पादन फलन को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, Q = A K अल्फा L बीटा। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, तो इस सूत्र को याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जहाँ पर Q है और KL क्रमशः पूंजी श्रम की आगतें हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा धनात्मक प्राचल हैं। ठीक, अगर हम इसकी गुणों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कॉप डगलस उत्पादन फलन एक सजातीय फलन होता है। कॉप डगलस उत्पादन फलन में श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पूंजी और श्रम का अनुपात फलन है। ये अभी हमने ग्राफ के माध्यम से भी समझा था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई उत्पादन फलन हेरोड व हिक्स निरपेक्ष तकनीकी प्रगति दोनों स्वीकार करता है तो स्थानापत्ति लोच कितनी होनी चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे अनंत के समान, 1/2 के समान, तीसरा है 1 के समान और चौथा है 0 के समान। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 के समान। यदि कोई उत्पादन फलन हेरोड व हिक्स निरपेक्ष तकनीकी प्रगति दोनों स्वीकार करता है तो स्थानापत्ति लोच जो है वो 1 के समान होती है। हमारा 6वां प्रश्न है, अल्पावधि उत्पादन फलन में निम्नलिखित में से क्या सही है। हमारे ऑप्शन है, पहला, उत्पादन फलन संबंध के लिए प्रौद्योगिकी स्थिर होने की कल्पना की जाती है। दूसरा, पूंजी स्टॉक में परिवर्तन के साथ प्रौद्योगिकी परिवर्तन की कल्पना की जाती है। तीसरा, श्रम अनुपात में परिवर्तन के साथ प्रौद्योगिकी परिवर्तन की कल्पना की जाती है। और हमारा चौथा ऑप्शन है, ह्रासमान प्रतिलाभ आरंभ होने तक प्रौद्योगिकी में सकारात्मक परिवर्तन की कल्पना की जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अल्प अवधि उत्पादन फलन के संबंध के लिए प्रौद्योगिकी स्थिर होने की कल्पना की जाती है। अर्थशास्त्र में समय को समायोजित करने में उत्पादक को लगता है समय या अवधि 3 प्रकार का हो सकता है। पहला, अति अल्पकाल, जिसमें पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो सके अर्थात सभी साधन स्थिर भाव के हो। अल्पकाल, जिसमें उत्पादन में कुछ परिवर्तन लाया जा सके। ऐसी स्थिति में साधन ऐसे होंगे जिसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं लाया जा सके, उन्हें स्थिर साधन कहते हैं। तथा अन्य ऐसे होंगे
जिसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, इन्हें परिवर्तनीय साधन कहते हैं। दीर्घकाल वह काल होगा जिसमें सभी साधनों में परिवर्तन लाया जा सके, इसलिए दीर्घकाल में कोई साधन स्थिर नहीं होगा। हमारा 7वां प्रश्न है, उत्पादन की ह्रासमान अवसर लागत के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र अक्षों के मूल बिंदु के प्रति होगी। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, पहला नतोत्तर, दूसरा परवलयिक, तीसरा उन्नोत्तर और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले हम इसके थोड़े से ग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ पर हम x वस्तु को लेंगे, यहाँ पर हम y वस्तु को लेंगे। अब यहाँ पे एक रेखा बनती है हमारी, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उत्पादन की ह्रासमान अवसर लागत के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र, पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उन्नोत्तर। तो उत्पादन की ह्रासमान अवसर लागत के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र अक्षों के मूल बिंदु के प्रति उन्नोत्तर होता है। उत्पादन संभावना वक्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन में पूर्ति पक्ष को व्यक्त करता है और यह बताता है कि कोई देश उपलब्ध प्रौद्योगिकी से अपने उत्पादन के साधनों का अधिकतम कुशलता से प्रयोग करके किस तरीके से वैकल्पिक संयोगों का उत्पादन कर सकता है। यह अवसर लागतों के सिद्धांत पर आधारित है। घटती अवसर लागत दशा में उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार से हमारा होता है। चलिए, हमारा 8वां प्रश्न है, हिग्स के तटस्थ तकनीकी प्रगति को वर्णित किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, श्रम संवर्धनी रूप में, दूसरा पूंजी संवर्धनी रूप में, तीसरा दोनों श्रम और पूंजी संवर्धनी रूप में और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, दोनों श्रम और पूंजी संवर्धनी रूप में। हिग्स के तटस्थ तकनीकी प्रगति को श्रम और पूंजी संवर्धनकारी रूप में हम वर्णित करते हैं। हिग्स के अनुसार एक तकनीकी परिवर्तन तटस्थ रहता है जब एक स्थिर पूंजी श्रम अनुपात पर श्रम के साथ पूंजी के सीमांत उत्पादन का अनुपात जो है वो अपरिवर्तित रहता है। हिग्स का तटस्थ तकनीकी परिवर्तन दो रूप से दिखाया गया है। एक अनुलंब अक्ष प्रति व्यक्ति उत्पादन करता है जो Q है, और क्षैतिज अक्ष पर पूंजी श्रम अनुपात K को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, पैमाने की अमितव्यताएं संबंधित हैं। हमारे ऑप्शन है, पहला वास्तविक आंतरिक अमितव्यताएं, दूसरा आर्थिक आंतरिक अमितव्यताएं, तीसरा आर्थिक बाह्य अमितव्यताएं और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पैमाने की अमितव्यताएं या हानि उस समय पाई जाती हैं जब अधिक उत्पादन से प्रति इकाई लागत बढ़ती है। पैमाने की किफ़ायतें अनिश्चित रूप से निरंतर उपलब्ध नहीं होती। किसी फर्म अथवा उद्योग के जीवन में ऐसा समय आता है जब आगे विस्तार से किफ़ायती के बजाय अमितव्यताएं उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे वास्तविक आंतरिक अमितव्यताएं, आर्थिक आंतरिक अमितव्यताएं और आर्थिक बाह्य अमितव्यताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, अनुपात के पैमाने मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा बताती है। हमारे ऑप्शन है, पहला अनुपात, दूसरा पैमाना, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैमाना। अनुपात के पैमाने में मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा पैमाने को दर्शाती है। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत जब किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी साधनों को बढ़ाया जाए तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पैमाने के प्रतिफल स्थिर भी हो सकते हैं, वर्धमान भी अथवा ह्रासमान भी।
हमारा 11वां प्रश्न है, यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी आनुपातिक परिवर्तन के साथ MP/MP नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन में निम्नलिखित में क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला रेखीय, दूसरा अरेखीय, तीसरा एक के समरूप, एक रूप या समरूप, और चौथा समस्थितिक। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक रूप या समरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां सवाल है, जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब तक कुल उत्पादन, हमारे ऑप्शन है, पहला बढ़ती दर से बढ़ता है, दूसरा स्थिर रहता है, तीसरा घटती दर से बढ़ता है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती दर से बढ़ता है। जब तक सीमांत उत्पादकता बढ़ती है तब तक कुल उत्पादन भी बढ़ती दर से हमारा बढ़ता रहता है। हमारा 13वां सवाल है, आंतरिक मितव्यताएं उत्पन्न होती हैं जब, ऑप्शन नंबर पहला है फर्म श्रम विभाजन लागू करती है, दूसरा उत्पादक कम उत्पादन करते हैं, तीसरा सरकार सड़कें उपलब्ध कराती है, तीसरा फर्म एकल वस्तु का उत्पादन करती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्म श्रम विभाजन लागू करती हैं। आंतरिक मितव्यताएं तब उत्पन्न होती हैं जब फर्म श्रम सभी साधनों की मात्रा विभाजन करती है। चैम्बरलेन का मत है कि जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उत्पादन का पैमाना बढ़ जाता है, और साधनों के अधिक मात्रा में प्रयोग होने से विशिष्टीकरण की संभावना तथा अत्यधिक कुशल साधनों के, विशेष रूप से उत्तम मशीनों की सुविधा जो है वो होती है। उत्पादन के पैमाने में वृद्धि के कारण विशेष रूप से कच्चे माल की उपलब्धता, अधोसंरचना का विकास और उत्पादन में हो रहे वेस्ट के प्रयोग में उप उत्पाद विकसित होने लगते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, पूंजी एवं श्रम की निरंतर प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है। हमारा पहला ऑप्शन है चिकना उत्तल समुत्पाद वक्र, दूसरा किनकेट समुत्पाद वक्र, तीसरा रैखिक समुत्पाद वक्र, और चौथा अवतल समुत्पाद वक्र। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा रैखिक समुत्पाद वक्र। यहाँ पे हमारा x, यहाँ पर y, यहाँ पर हमारा कैपिटल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा श्रम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 3 चीज़ें दिखाई देती हैं समान मात्रा में, पहली, दूसरी, ये समान ही रहेगी, दूसरी और तीसरी। एक को नाम दे सकते हैं हम Q1, Q2 और Q3। ये जो है वो हमें समुत्पाद वक्र बता रही हैं। ठीक, पूंजी एवं श्रम की जब निरंतर प्रतिस्थापन रैखिक समुत्पाद वक्र द्वारा अगर हमें देखें तो जब दो साधन एक दूसरे के पूर्णतः स्थानापन्न होते हैं तो वे एक दूसरे के स्थान पर बिल्कुल प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें एक ही साधन समझा जा सकता है, इसलिए दो पूर्णतः स्थापन्न साधनों के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी होती है, स्थिर होती है। दो पूर्णतः स्थापन्न साधनों के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर होने के कारण ही उनके समुत्पाद वक्र सरल रेखाओं की आकृति के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कॉब डगलस उत्पादन फलन के लिए सत्य नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है x = b एल के, दूसरा है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, तीसरा है यूलर प्रमेय संतुष्ट होती है, चौथा प्रतिस्थापन की लोच इकाई से अधिक होती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्थापन की लोच इकाई से अधिक होती है। इसकी कॉब डगलस उत्पादन फलन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे अगर हम जानें कि जिस अनुपात में आगतों में वृद्धि होती है उसी अनुपात में निर्गत में वृद्धि होती है। किसी एक साधन, श्रम या पूंजी हम कोई भी ले सकते हैं कि शून्य होने पर कुल उत्पादन ही पूरी तरीके से शून्य हो जाता है।
यह स्थिर पैमाने के प्रतिफल से संबंधित है, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1 के रूप में जानते हैं। इसमें प्रतिस्थापन की लोच जो है वो इकाई के बराबर होती है और यह रेखीय समरूप उत्पादन फलन भी होता है। चलिए, हमारा 16वां प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अस्तित्व में आता है जब, हमारे ऑप्शन है, पहला, केवल 2 परिवर्तनशील साधन हो, दूसरा, एक स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन हो, तीसरा, सभी साधन परिवर्तनशील हो, चौथा, परिवर्तनशील साधन कम उपज देते हो। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन हो। परिवर्तनीय अनुपात का नियम अल्पकाल से संबंधित होता है। इसमें कुछ साधन, एक साधन स्थिर तथा कुछ साधन या अन्य साधन परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनीय अनुपात के नियम के अनुसार स्थिर साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए जब परिवर्तनशील साधनों की और अधिक इकाइयों को लगाया जाता है, तब एक बिंदु ऐसा आता है जिसके उपरांत पहले सीमांत उत्पादन, फिर औसत उत्पादन और अंत में कुल उत्पादन घट जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 17वां सवाल है, निम्न में से किस प्राचल का उपयोग CES उत्पादन फलन में नहीं किया जाता? हमारे ऑप्शन है, पहला वितरण, दूसरा दक्षता, तीसरा गहनता और चौथा स्थानापन्नता। हमें विकल्प दिए गए हैं, पहला है केवल 1, दूसरा केवल 3, तीसरा केवल पहला और तीसरा और चौथा है केवल दूसरा और चौथा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि CES क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एरो, चेनरी और मिन्हास और सोलो ने अपने प्रसिद्ध लेख स्थानापन्नता की लोच, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फलन का विकास किया। उन्होंने बताया कि प्राचल का उपयोग दक्षता, वितरण और स्थानापन्नता के लिए किया जाता है। इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसका सही आंसर तो बी था, केवल 3, लेकिन आयोग ने जो UGC नेट है उसने इस विकल्प के सही आंसर को पहला माना था, वितरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप इसके 2 में से कोई भी अगर आंसर बताते हैं तो शायद तक ये गलत ना हो, और हो भी सकता है क्योंकि आयोग ने इस प्रश्न पर जो है वो आपत्ति लगाई थी। चलिए, हमारा 18वां प्रश्न है, उत्पादन के पैमाने एवं उत्पादकता में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली बचतों को कहते हैं, पहला बाह्य बचतें, दूसरा झूठी बचतें, तीसरा विपणन की बचतें और चौथा आंतरिक बचतें। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक बचतें। पैमाने की बचतें 2 प्रकार की होती हैं, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। जैसे ही कोई फर्म अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाती है तो इससे होने वाली बचतें आंतरिक बचतें कहलाती हैं। ये बचतें फर्म के अच्छे उत्पादन, कार्यकुशलता, विशेषज्ञ आदि के कारण उत्पन्न होती है। आंतरिक बचतों द्वारा फर्म की उत्पादन क्षमता को मापा जाता है। हमारा 19वां प्रश्न है, कुल उत्पाद अधिकतम तब होगा जब, पहला सीमांत उत्पाद अधिकतम हो, दूसरा सीमांत और औसत उत्पाद बराबर हो, तीसरा सीमांत उत्पाद शून्य हो और चौथा सीमांत उत्पाद गिरता हुआ हो। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत उत्पाद शून्य हो। कुल उत्पाद अधिकतम तब होता है जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है। अगर हम इसे ग्राफ के माध्यम से भी देखें तो यहाँ पे हम नीचे परिवर्तनशील साधन को ले लेते हैं,
और यहाँ पे हमारा टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन। हम इन दोनों को लेते हैं। अब यहाँ से हमारी एक डॉट डॉट वाली आती है। जब इस बिंदु से ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है तो ये हमारा टीपी बिंदु हो जाता है। और जब ये इस तरीके से यहाँ पे नीचे आती है तो ये हमारा एमपी बिंदु हो जाता है। कुल उत्पाद अधिकतम तब होता है जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है। इस चीज़ को हमने समझ लिया है। सीमांत उत्पाद धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य 3 कंडीशन में होता है। कुल उत्पाद उस समय अधिकतम होकर स्थिर हो जाता है जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है, हमारी ये वाली स्थिति, यहाँ पे जो स्थिति दी गई है। उसके बाद कुछ उत्पाद में भी घटने लगते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे घटने लगा है तो की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। साधन की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई जिसे हम एमपी या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या सीमांत उत्पाद कहते हैं, परिणाम स्वरूप उत्पाद में परिवर्तन होता है, उसे उस साधन की इकाई का हम क्या बोलते हैं? सीमांत उत्पाद। हमारा 20वां सवाल है, उत्पादन संभावना वक्र आधारित है। हमारे ऑप्शन है, पहला मार्शल एजवर्थ, इनपुट बॉक्स में कॉन्टैक्ट वक्र, दूसरा मार्शल एजवर्थ आउटपुट बॉक्स में कंटेंट, और तीसरा है हमारा सामाजिक कल्याण फलन, और चौथा है कीमत अनुपात रेखा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल एजवर्थ इनपुट बॉक्स। ठीक, अब यहाँ पे हम 3 कंडीशंस देखते हैं, स्थिर अवसर लागत, बढ़ती अवसर लागत और घटती अवसर लागत। हम इसको बहुत छोटे ग्राफ में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम स्थिर अवसर लागत की दशा देखते हैं। तो ये हमारी सीधा, ठीक, यहाँ पर हमारी एक्स वस्तु होती है, यहाँ पर हमारी वाई वस्तु होती है, ये स्थिर में होता है। दूसरा आता है हमारा बढ़ती हुई अवस्था। बढ़ती हुई को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे भी हमारी एक्स वस्तु होती है और यहाँ पे भी हमारी वाई वस्तु होती है। तीसरे की आती है, ये हमारा हो गया 1 नंबर, ये हो गया हमारा 2। अब आती है हमारी तीसरी कंडीशन जो घटती हुई अवस्था को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से हम जो दिखाते हैं, यहाँ पे भी हमारी एक्स वस्तु और वाई वस्तु, ये हमारी तीसरे नंबर की अवसर लागत को दर्शाता है। उत्पादन फलन संभावना वक्र मार्शल एजवर्थ इनपुट बॉक्स में उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि कोई देश उपलब्ध प्रौद्योगिकी से अपने उत्पादन के साधनों का अधिकतम कुशलता से प्रयोग करके 2 वस्तुओं के कौन कौन से विविध वैकल्पिक संयोग का उत्पादन कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सम मात्रा वक्र। हमारे ऑप्शन है, पहला मूल बिंदु की ओर नतोत्तर होता है, दूसरा मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होता है, तीसरा दाईं ओर ऊपर की ओर होता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होता है। एक सम मात्रा वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होता है। सम मात्रा वक्र वह है जिस पर श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोग समान उत्पादन प्रकट करते हैं। एक समोत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिस पर उत्पादन की अधिकतम प्राप्त योग दर स्थिर होती है। इसे उदासीनता वक्र या स्थिर उत्पादन वक्र भी हम कह सकते हैं। हमारा 22वां सवाल है, निम्न में से कौन कॉफ डगलस उत्पादन फलन की विशेषता नहीं है। हमारे ऑप्शन है, पहला प्रतिस्थापन इकाई की लोच, दूसरा पैमाने के स्थिर प्रतिफल, तीसरा रैखिक समांगता और चौथा है हमारा पैमाने के परिवर्तनशील प्रतिफल। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैमाने के परिवर्तनशील प्रतिफल। और अगर हम कॉफ डगलस उत्पादन फलन की विशेषताओं की बात करें तो प्रतिस्थापन की इकाई लोच होती है इसमें,
पैमाने के प्रतिफल स्थिर होते हैं, रैखिक समांगता पाई जाती है, साधन गहनता पाई जाती है, उत्पादन की दक्षता पाई जाती है और गुणात्मक फलन आदि पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन का विचार संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, पहला आर्थिक दक्षता, दूसरा तकनीकी दक्षता, चौथा आवंटन दक्षता और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी दक्षता। उत्पादन फलन का विचार तकनीकी दक्षता से संबंधित है। उत्पादन फलन आगतों एवं निर्गतों की मात्राओं के फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में आगतों के परिवर्तन से निर्गतों में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। और समीकरण के रूप में हम इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं, Q अपॉन F ब्रैकेट में L M, यहाँ पे सब जगह कॉमा लगेगा, N C T। और यहाँ पे हम देखें तो Q प्रति समय अवधि में एक वस्तु का उत्पादन है, L श्रम, M जो है वो मैनेजमेंट या संगठन जिसे हम बोल सकते हैं, N प्राकृतिक साधन या जिसे हम नेचुरल गुड्स भी बोलते हैं, C कैपिटल हो जाएगा और T दी हुई प्रौद्योगिकी और F जो है वो फलन के रूप में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घकाल में आगत और निर्गत के बीच भौतिक संबंध की व्याख्या करता है। यहाँ हमारे ऑप्शन है, पहला चर अनुपातों का नियम, दूसरा प्रतिफल का नियम, तीसरा पैमाने के प्रतिफल का नियम और चौथा समुत्पाद। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने के प्रतिफल के नियम में दीर्घकाल में आगत और निर्गत मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच जो है वो भौतिक संबंध की व्याख्या करता है। हमारा 25वां सवाल है, परिवर्ती अनुपातों के नियमानुसार उत्पादन फलन का सर्वोत्तम चरण है। हमारे ऑप्शन है, पहला चरण, तृतीय चरण, द्वितीय चरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा द्वितीय चरण। ठीक, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो मतलब ये आगे पीछे लिखा हो गया है, जहाँ पे बी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर, ये वाला हमारा सही हो जाएगा द्वितीय चरण। हमारा 26वां प्रश्न है, एक फर्म के भौतिक अनुपातों और भौतिक निर्गतों के बीच का संबंध फलन है। हमारे ऑप्शन है, पहला उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा निवेश और चौथा मांग। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन। एक फर्म के भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच का संबंध उत्पादन फलन है। उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा एवं उत्पादन के साधनों के मध्य एक मात्रात्मक संबंध होता है। उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, पहला दीर्घकालीन उत्पादन फलन और दूसरा अल्पकालीन उत्पादन फलन। हमारा 27वां प्रश्न है, कॉब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर AL K1 हेतु प्रतिस्थापन की लोचशीलता होती है। हमारे ऑप्शन है, पहला 0, दूसरा अनंत, तीसरा 1 और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। कॉब डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच जो है वो 1 के बराबर होती है, जिसे हम ES इजिकल टू पूंजी श्रम अनुपात की आनुपातिक परिवर्तन या फिर पूंजी श्रम के प्रतिस्थापन की सीमांत दर में माप सकते हैं। अगर हम इसे सूत्र रूप में देखें तो ES इजिकल टू L अपॉन K ऑब्लिक L अपॉन K और इन सब के अपोजिट में क्या हो जाएगा, MRTS LK अपॉन MRTS।
ये हो जाएगा हमारा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पूंजी श्रम अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन बटे पूंजी श्रम के प्रतिस्थापन की दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 28वां सवाल है, उत्पत्ति के साधन द्वारा अर्जित किया गया आर्थिक लगान उच्चतम होगा जब साधन की पूर्ति की लोच होती है। हमारे ऑप्शन है, पहला इकाई से अधिक, दूसरा इकाई के बराबर, तीसरा इकाई से कम और चौथा शून्य के बराबर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य के बराबर। उत्पत्ति के साधन द्वारा अर्जित किया गया आर्थिक लगान उच्चतम होगा जब साधन की पूर्ति की लोच शून्य के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है, कॉब डगलस उत्पादन फलन की निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवर्तनशील अनुपातों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, पहला वृद्धिमान प्रतिफल जिसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं, दूसरा स्थिर प्रतिफल, तीसरा ह्रासमान प्रतिफल और चौथा ए और बी दोनों। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर प्रतिफल। कॉब डगलस उत्पादन फलन एक रेखीय समरूप उत्पादन फलन है और यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल का संकेतक है। इसे सिद्ध करने के लिए एल यानी श्रम जिसे हम लेबर कहते हैं और सी यानी कैपिटल की मात्राओं को m गुना बढ़ा दिया जाता है, तब बढ़े हुए उत्पादन में m गुना की वृद्धि होती है। अगर हम इसे सूत्र रूप में देखें तो P बराबर बी एल के सी 1 माइनस के, ये उसका सूत्र हो जाता है। हमारा 30वां प्रश्न है, रैखिक समांग उत्पादन फलन से किस प्रकार के पैमाने का प्रतिफल प्राप्त होता है। हमारे ऑप्शन है, बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल, दूसरा स्थिर पैमाने का प्रतिफल, तीसरा ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर पैमाने का प्रतिफल। कॉब डगलस उत्पादन फलन के अनुसार रैखिक समांग उत्पादन फलन से पैमाने का स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है, अर्थात श्रम व पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु उत्पादन भी उसी अनुपात से बढ़ता है। हमारा 31वां प्रश्न है, उत्पादन फलन के कारक उत्पादकता अधिकतम तब होती है जब पहला कारक की सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो, दूसरा कारक की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो, तीसरा कारक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो और चौथा कारक की सीमांत उत्पादकता स्थिर हो। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। उत्पादन के कारक की सकल उत्पादकता अधिकतम तब होगी जब कारक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, तकनीकी ज्ञान एवं उपलब्ध आगतों के दिए हुए होने पर एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं की अधिकतम मात्रा। हमारे ऑप्शन है, पहला उत्पादन फलन, दूसरा उपयोगिता संभावना वक्र, तीसरा उत्पादन संभावना क्षेत्र और चौथा बजट प्रतिबंध। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन संभावना क्षेत्र। तकनीकी ज्ञान व उपलब्ध आगतों के दिए जाने पर एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं की अधिकतम मात्रा कुशलतापूर्वक उत्पन्न की जाती है, तो उसे उत्पादन संभावना क्षेत्र कहते हैं। हमारा 33वां प्रश्न है, लेन देन आधारक को किस तालिका से निकाला जाता है। पहला यूलर समीकरण द्वारा, दूसरा अदा प्रदा तालिका द्वारा, तीसरा रैखिक समीकरण तालिका द्वारा और चौथा परियोजना समीकरण तालिका द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदा प्रदा तालिका द्वारा, जिसे हम ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस विश्लेषण का प्रतिपादन का श्रेय जो है वो W लियोनतीफ को जाता है। हमारा 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कॉब डगलस उत्पादन की विशेषता नहीं है। हमारे ऑप्शन है, पहला साधन प्रतिस्थापन की शून्य लोच, दूसरा पैमाने का स्थिर प्रतिफल, तीसरा साधन गहनता और चौथा उत्पादन की
कुशलता। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधन प्रतिस्थापन की शून्य। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रय लागतों की धारणा का विकास किसने किया था। हमें बताना है कि विक्रय लागत एक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन हैं अल्फ्रेड मार्शल, एडवर्ड चैम्बरलिन, जे.एम. किंग्स और चौथा जॉन रॉबिन्सन। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड चैम्बरलिन। विक्रय लागतों की धारणा का विकास जो है वो एडवर्ड चैम्बरलिन ने किया था। एकाधिकारात्मक जिससे मोनोपोलिस्टिक तथा अल्पाधिकार जिसे ओलिगोपोली कहते हैं, बाजार व्यवस्थाओं में विक्रय लागतों की अहम भूमिका है। चैम्बरलिन के अनुसार विक्रय लागतें वे लागतें होती हैं जो मांग की स्थिति या आकार को बदलने के लिए उठाई जाती हैं। अगर हम उदाहरण के लिए समझें, विज्ञापन, विक्रय करने वालों का खर्च, विक्रेताओं के प्रदर्शन के लिए छूट, मुफ्त सेवा, मुफ्त सैंपल, इनामी कूपन, ये सारी चीज़ें इसी में सम्मिलित होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आगत निर्गत विश्लेषण किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हमारे ऑप्शन है R.W. लियोनतीफ, दूसरा W.G. लियोनतीफ, तीसरा W.W. लियोनतीफ और चौथा S.T. लियोनतीफ। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, W.W. लियोनतीफ। आगत निर्गत विश्लेषण को W.W. लियोनतीफ ने प्रतिपादित किया था और यह विश्लेषण बताता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में औद्योगिक अंतःसंबंध और अंतर्निर्भरताएं होती हैं। एक उद्योग की आगत दूसरे उद्योग की निर्गत होती है और आपसी परस्पर निर्भरताओं के चलते अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति का संतुलन बन जाता है। हमारा 37वां प्रश्न है, उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन होता है। हमारे ऑप्शन है पहला भौतिक वस्तुओं का सृजन, दूसरा भौतिक अभौतिक वस्तुओं का सृजन, तीसरा वस्तु में उपयोगिता का सृजन एवं उसके मूल्य में वृद्धि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु में उपयोगिता का सृजन एवं उसके मूल्य में वृद्धि। हमारा 38वां सवाल है, ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदा, हमारे ऑप्शन है पहला धनात्मक होती है, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। ऋज रेखाओं पर श्रम जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं और पूंजी जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं की सीमांत उत्पादकता सदा शून्य होती है। इसलिए ऋज रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र जिसे उत्पादन का मितव्ययी क्षेत्र कहते हैं वह उत्पादन तार्किक और लाभकारी होता है। हमारा 39वां प्रश्न है, जब औसत लागत अधिकतम होता है तब पहला सीमांत उत्पाद बढ़ता है, दूसरा कुल उत्पाद गिर रहा होता है, तीसरा औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर हो जाए और चौथा सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर होता है। जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर होता है। उत्पादन के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में परिवर्तनीय आगत श्रम का सीमांत उत्पाद इसके औसत उत्पाद से अधिक होता है। दूसरे में सीमांत उत्पाद जो है वो औसत उत्पाद से नीचे गिरने लगता है और तीसरे चरण में सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। हमारा 40वां प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम दर्शाता है पहला स्थिर प्रतिफल, दूसरा घटता प्रतिफल, तीसरा बढ़ता प्रतिफल और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। उत्पादन के नियमों को अल्पावधि या लघु अवधि की स्थिति में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या घटते सीमांत प्रतिफल नियम कहा जाता है। हमारा 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने उत्पादन संभावना वक्र पर तुलनात्मक हेतु आवश्यक नहीं है।
हमारे ऑप्शन है पहला श्रम का पूर्ण रोजगार, दूसरा सभी उत्पादकों द्वारा अद्यतन तकनीकी का प्रयोग, तीसरा स्थिर कीमतें और चौथा सभी उत्पादक उत्पादन कुशलता रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर कीमतें। उत्पादन संभावना वक्र वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ होता है, जिसे कोई देश उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी की दक्षतापूर्ण प्रयोग से उत्पादित कर सकते हैं। हमारा 42वां प्रश्न है, दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है जब पहला वस्तुओं की मांग स्थिर रहती है, दूसरा उत्पाद के लिए अधिक मांग होती है, तीसरा एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दुर्लभता से आशय होता है जो विद्यमान होती है जब एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, और दुर्लभता का कारण संसाधनों का सीमित होना है। यही अर्थशास्त्र का एक केंद्रीय विषय भी रहा है कि सीमित संसाधनों की सहायता से कैसे अधिकतम उपयोगिता हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा 43 सवाल है, कॉप डगलस उत्पादन फलन में कारक प्रतिस्थापन की प्रत्यवस्था का मान होता है। हमारे ऑप्शन है पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा 3। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए। ऑप्शन नंबर ए 1। कॉप डगलस उत्पादन फलन में कारक प्रतिस्थापन की प्रत्यवस्था जो है वो 1 के बराबर होती है। हमारा 44वां प्रश्न है, एजवर्थ उत्पादन बॉक्स में एकमात्र संभव साम्यावस्था स्थितियां वहां होती हैं जहां हमारे ऑप्शन है समुत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते हैं, समुत्पाद वक्र एक दूसरे की स्पर्श रेखा होते हैं, तीसरा समुत्पाद कटक रेखा के बाहर एक दूसरे को काटते हैं, चौथा समुत्पाद एक दूसरे से समानांतर होते हैं। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुत्पाद एक दूसरे की स्पर्श रेखा होते हैं। एजवर्थ उत्पादन बॉक्स में एकमात्र संभव साम्यावस्था वहाँ होती है जहाँ समुत्पाद वक्र एक दूसरे के स्पर्शी होते हैं, क्योंकि सामान्य संतुलन की शर्त के अनुसार प्रत्येक उद्योग में आगतों कारकों, जिन्हें हम श्रम तथा पूंजी कहते हैं, के मध्य स्थानापन्नता की सीमांत दर समान होना सबसे ज़रूरी होता है। हमारा 45वां प्रश्न है, कटक रेखाएं समुत्पाद वक्र के उन बिंदुओं का बिंदुपथ हैं जहां एक कारक का सीमांत उत्पाद होता है। हमारे ऑप्शन है पहला 0, दूसरा 1 से कम, तीसरा 1 के बराबर, चौथा 1 से अधिक। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। कटक रेखाएं समुत्पाद वक्रों के उन बिंदुओं का बिंदुपथ हैं जहां एक कारक का सीमांत उत्पाद 0 होता है। दो कटक रेखाओं के बीच का क्षेत्र उत्पादन का मितव्ययी क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन लाभकारी सिद्ध होता है। हमारा 46वां प्रश्न है, जब उत्पादन कारकों को उनके सीमांत उत्पादों के अनुसार भुगतान किया जाता है तो कुल उत्पादन सही निशेष हो जाता है। हमारा ऑप्शन है पहला कॉप डगलस उत्पादन फलन, दूसरा यूलर प्रमेय, तीसरा परिवर्ती समानुपातों का नियम और चौथा प्रतिलाभ अनुपात, जिसे हम रिटर्न टू स्केल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूलर प्रमेय। जब उत्पादन कारकों को उनके सीमांत उत्पादों के अनुसार भुगतान किया जाता है तो उसे हम यूलर प्रमेय कहते हैं। कुल उत्पाद सही अर्थात ना तो उत्पादन अधिक है और ना ही उत्पादन कम है। हमारा 47वां प्रश्न है, आगत निर्गत विश्लेषण में योगदानकर्ता अर्थशास्त्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। पहला हॉकिंस, साइमन, लियोनतीफ, कार्ल मार्क्स या क्वेने, दूसरा कार्ल मार्क्स, क्वेने, लियोनतीफ, हॉकिंस, साइमन, तीसरा क्वेने, कार्ल मार्क्स, लियोनतीफ, हॉकिंस, साइमन और चौथा लियोनतीफ, हॉकिंस, साइमन, कार्ल मार्क्स या
क्वेने। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्वेने, कार्ल मार्क्स, लियोनतीफ और हॉकेनसाइमन। आगत निर्गत मॉडल के मध्य परस्पर निर्भरता की व्याख्या करता है, जैसे कि फर्म का आगत दूसरे फर्म का निर्गत हो सकता है, दूसरे फर्म का निर्गत एक फर्म का आगत भी हो सकता है। हमारा 48वां प्रश्न है, एक खुली अर्थव्यवस्था आगत निर्गत मॉडल में सक्षमता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, पहला हॉकिनसाइमन, दूसरा कोटकर दसाएं, तीसरा टिकी फुलर या चौथा गोल्डफील्ड क्वाइंट। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकिनसाइमन दशाएं। एक खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आगत निर्गत मॉडल में अर्थ सक्षमता का परीक्षण हॉकिनसाइमन दशाओं द्वारा किया जाता है। यह आगत निर्गत मॉडल को खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागू करता है। आगत निर्गत मॉडल का प्रतिपादन डब्ल्यू लियोनतीफ ने किया था। हमारा 49वां प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पहला है, आगत अनुपात अपरिवर्तनशील रहता है। दूसरा, अंतः परिवर्तनशील आगत की सीमांत और औसत उत्पादकता ऋणात्मक होती है। तीसरा है, निर्गत पर तकनीकी परिवर्तन प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो हमें बताना है कि इनमें से जो है वो क्या सही हो सकता है। तो हमारे ऑप्शन है केवल दूसरा, पहला और दूसरा, उपरोक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है, और चौथा, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। हमारा अंतिम और 50वां प्रश्न है, उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है? हमारे ऑप्शन है, पहला सभी समुत्पाद वक्रों के धनात्मक ढाल वाले भाग, दूसरा सभी समुत्पाद वक्रों के मध्य भाग, तीसरा सभी समुत्पाद वक्रों के उच्चतम बिंदु, और चौथा सभी समुत्पाद वक्रों के ऋणात्मक ढाल वाले भाग। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी समुत्पाद वक्रों के ऋणात्मक ढाल वाले भाग। अगर हम समुत्पाद की विशेषताओं की बात करें तो यह बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल वाला होता है, अर्थात जब हम श्रम की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो हमें उत्पादन के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए पूंजी की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। इसमें तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।